जानते हैं कि आपको हम पेपर डिस्कशन में भी शामिल करते हैं टेस्ट हो जाने के बाद। तो ये जो हमारा 27 मार्च का टेस्ट है, इसके हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोशगुजार करनी है। इसमें एक तो बुनियादी बात यह है कि जो मारूज़ी का हिस्सा होता है, क्योंकि वो रियाजियाती हिस्सा होता है, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि रियाजियाती का मतलब यह है कि इसमें आप जितनी चीज़ें ठीक लिखेंगे उतने नंबर हासिल करेंगे। तो क्योंकि नंबर आपकी ज़रूरत होते हैं मेरिट के लिए, आगे एडमिशन के लिए, तो मारूज़ी में गलती की गुंजाइश नहीं है। इंशाया हिस्से में छोटी मोटी गलती हो जाए तो वो किसी सतह पे काबिल बर्दाश्त है। तो इसका एक बेहतर तरीका यह है, मारूज़ी का बजाय इसके आप इसको रट्टा लगाएं, आप इसको थोड़ा समझें। एक तो आपकी किताब की अच्छी रीडिंग है तो 5 नंबर का मारूज़ी किताब के हिस्से में से होता है, और वो तभी दुरुस्त होता है जब आपकी रीडिंग अच्छी हो किताब की, यानी आपने हर सबक को अच्छे से पढ़ा हुआ हो। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा हुआ है तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। अब देखिए इस पेपर में जैसे किताब वाले हिस्से के मारूज़ी हैं, उसमें है कि अकबरी के शौहर का नाम था, आगे ऑप्शन है कि फलां 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 भी क्या नाम था। अब बड़ी बुनियादी बात है, आपने नावल पढ़ा है तो और अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा। अगर आप नावल नहीं पढ़ सके, आपने सिर्फ किताब में शामिल इक़्तिबास ही पढ़ रखा है, और अगर वो पढ़ रखा है तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं है कि अकबरी का शौहर जो है वो कामिल है कि आकिल है, तो आप आसानी से उस नाम को ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह किताब के अलावा जो मारूज़ी होते हैं उसमें इमदादी अफ़ाल हैं, उसमें मुताबिकत है, और उसमें रमूज़ औक़ाफ़ है, तो वो भी रटने से कहीं ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं। जब तक आपने उनको समझ नहीं रखा तो उनके ठीक होने का इम्कान कम है। तो सादा सी बात है, रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल तो आप शुरू से ही करते हैं जब आप कोई इबारत लिखना सीखते हैं, लेकिन क्योंकि वो तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी इबारत का क्या नाम है और वो किस वक्त कहाँ इस्तेमाल होनी है। तो जैसे देखिए रमूज़ औक़ाफ़ वाले हिस्से में है कि वक्फ़ा का दूसरा नाम है वक्फ़े खफीफ, निस्फ़ वक्फ़, वक्फ़े लाज़िम, वक्फ़े कामिल। तो ये 4 ऑप्शन है। अब साफ ज़ाहिर है वक्फ़ा, जिसे आप साफ ज़ाहिर है वक्फ़ा थोड़ा ताक़ुफ़ है, थोड़ा रुकना है। अब थोड़ा रुकना है तो साफ ज़ाहिर है इसका मतलब है कि निस्फ़ वक्फ़ यानी आधा ठहराव, मुकम्मल ठहराव नहीं है। तो इसके मुकाबले में जो सकता होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कॉमा बोलते हैं, तो सकते का मतलब ही होता है कि ठहर जाना। तो ठहर जाने में थोड़ा ज़्यादा ठहराव है, तो वक्फ़े में निस्बतन कम ठहराव है। तो जुमला अगर कहीं 2 हिस्सों में बट गया है, 2 टुकड़े हो गया है, तो वहाँ आप फिर साफ ज़ाहिर है निस्बतन ज़्यादा रुकते हैं, और आम जो हालत होती है वक्फ़े की उसमें आप निस्बतन कम रुकते हैं। तो इस तरह से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सी अलामत कहाँ आ सकती है। इसी तरह अगला काम है मसादिर का, इमदादी अफ़ाल का। तो इमदादी अफ़ाल में एक सादा सी पहचान है कि जुमले में 2 फेल हो, यानी वहाँ जुमला पहचानने के लिए आपके पास एक कुलिया है कि आपका कौन सा जुमला मस्दर का दुरुस्त होगा इमदादी फेल का, कि जिस जुमले के अंदर 2 फेल, एक वो फेल जो असल फेल है जिसकी आपको तलाश है, एक इमदादी फेल। और इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है, यानी असल फेल पहले आता है, इमदादी फेल बाद में आता है। अब कैसे? मिसाल के तौर पर ये देखें पेपर में आया है आना मस्दर है। अब आना मस्दर इमदादी फेल के तौर पर आएगा जुमले में, तो जिस जुमले में आना मस्दर असल फेल के बाद इस्तेमाल होगा वो जुमला ठीक होगा। अब ऑप्शन में थे आ जाओ, चले जाओ, आ गया, डाकिया आया। तो अब चले आओ में चलना असल फेल है, आना से आओ मस्दर है, इमदादी फेल है। तो चले आओ वाला जुमला दुरुस्त है, इसलिए कि 2 इसमें फेल मौजूद हैं, एक हकीकी यानी असली फेल चलना, और उसको मजीद वाज़े करने के लिए आना मस्दर जो है वो इमदादी फेल की सूरत में बतौर औ इस्तेमाल हुआ, तो ये जुमला दुरुस्त है। अच्छा, इसी तरह इस टेस्ट में सबक का खुलासा शामिल था।
अब खुलासे के लिए भी बहुत सादा सा कायदा है। अगर आपने अपने सबक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सबक था उसी तरतीब से वाक़यात को लिख दें, मगर इख्तिसार के साथ, मुख्तसर करके। और उस इख्तिसार की भी एक ख़ास हद है, लिमिट है कि वो सबक का 1/3 हिस्सा हो। बिलफर्ज अगर सबक है 4 सफ़हात का, तो आपका खुलासा 1 या 1.25 सफ़े का जाकर बने तो वो दुरुस्त खुलासा हो। यानी उसमें एक तो वो तमाम वाक़यात हों और उसी तरतीब के साथ हों जिस तरतीब के साथ वो सबक में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तफासील ना हो, उनकी तोज़ी ना हो, बल्कि उन्हें पूरे इख्तिसार के साथ मुख्तसर करके लिखा जाए। और खुलासे में ना तो किसी कॉल कोटेशन की ज़रूरत है, ना किसी शेर की ज़रूरत है, ना इधर उधर की कोई और बात लिखने की ज़रूरत है। सादा सा वही लिखें जो सबक में मौजूद है। तो इसी तरह इस टेस्ट का एक अहम मौजू है मजमून, और इस टेस्ट में मजमून था बचपन एक सुनहरा दौर। अब मजमून लिखने के लिए जो सबसे बुनियादी बात है वो इंफॉर्मेशन है, मालूमात, कि जिस मौजू पे आप लिखने जा रहे हैं, आया उस मौजू के बारे में आपकी जानकारी क्या है, आप कितना जानते हैं, आपके पास कितनी मालूमात है। तो किसी भी मजमून को जानदार बनाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उस मौजू के मुताल्लिक। अब साफ ज़ाहिर है बचपन का सुनहरा दौर ये खालिसतन तख्लीकी मजमून है। आपकी जितनी तख्लीकी सलाहियत, जितनी चीज़ों को तख्लीक करने की, खुद से बना सकने की जितनी सलाहियत होगी, बचपन तो आपने गुजारा हुआ है। अब उस बचपन को अपने कलम से कैसे बयान करना है, अल्फाज की सूरत में कैसे ढालना है कि आप छोटे से थे, किसी गांव में थे, किसी देहात में थे, किसी पहाड़ी वादी में थे, किसी बड़े शहर में थे, निस्बतन छोटे शहर में थे, गली मोहल्ला क्या था, खेल कूद क्या थी, संगी साथी कैसे थे, घर का क्या माहौल था। तो ये वो सारी बातें सलीके से आप जब लिखते, अब साफ ज़ाहिर है कोई भी ज़माना हो तो वो मुसलसल तगय्युर पज़ीर है, वो मुसलसल बदल रहा होता है। आप जब बचपने में थे तो खेल कौन से खेले जा रहे थे, हम उम्र, हम जोली, दोस्त किस नौयत के होते थे, रिलेशन कैसा था। आप थोड़े बड़े हो गए तो क्या क्या तब्दीलियां आ गई, आपने कैसे उसको फैसिनेट किया है जो आपका बचपन था, उसको आप कैसे अब ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। आप फैसिनेट क्या करते रहे, अब ग्लोरी, यानी आप उसमें क्या था जिसको भूल नहीं पाए, अब क्या है जिसकी आप तहसीन करना चाहते हैं, जिसको आप बेहतर अंदाज में पेश करना चाहते हैं, तो वो बन जाएगी बचपन का सुनहरा दौर। तो साफ ज़ाहिर है बचपन में क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां नहीं होती, बचपन में आपसे इस बड़ी सतह की पूछताछ नहीं होती, बचपन में आप किसी भी तरह के जो खौफ हैं उनसे बेनियाज होते हैं। ये जो समाजी खौफ है, ये जो जिम्मेदारियों के खौफ है, ये जो कुछ करने के खौफ हैं, तो क्योंकि आपकी तमाम तर जिम्मेदारियां आपके वालिदैन पर होती हैं। फिर ये है कि इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि बचपने में आपके साथ एक मासूमियत होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो गुजरते हुए वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आलूदा होती जाती है कि आपने झूठ भी सीखा, आपने फरेब भी सीखा, आपने मक्र भी सीखा। ये सारी चीज़ें आप सोसाइटी में, समाज में सीखते हैं। लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो तब आप एम्बेसडर ऑफ गॉड होते हैं, अल्लाह के सफ़ीर होते हैं, तब ये सारी बातें आपके साथ नहीं होती। तो ये वो मामलात हैं जो आपके बचपन को सुनहरा बनाते हैं। तो कहने का मकसूद ये है कि किसी भी मजमून के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से बनाए, इब्तदाइया, शिकमी, इख्तितामिया। इब्तदाइया में अपनी बात को आगाज इस ढंग से करें, ऐसा पैराग्राफ लिखें कि पढ़ने वाला अट्रैक्ट हो, उसको मजबूर करें कि वो आपके लिखे को कारी जो है पढ़ने पे मायल हो जाए। शिकमी में जो दरमियान का हिस्सा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि मालूमात ऐसी चीज़ है जो किसी भी आदमी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती है, किसी भी आदमी की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। तो शिकमी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, यानी दरमियान के हिस्से में उसको शिकमी कहते हैं। और इख्तितामिया जो है, आपने जो बातें की हैं, जो मालूमात दी हैं, जो कुछ कहा है, अब उसका एक अच्छा सा तज्जिया पेश करें
उस तज्जिए में उसके मुज़मरात और उसके असरात, उसके समरात, यानी उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, उसके नताइज जो भी बनते हैं वो इख्तितामी हिस्सा में लिखें। तो यूं एक अच्छा मजमून जो है वो तैयार हो जाता है, लिखा जा सकता है। तो जहाँ तक रही अशार की तशरीह की बात, तो वो इतना ज़्यादा डिस्कसेबल तो नहीं है, लेकिन शेर की तशरीह करना एक बाकायदा आर्ट है, एक हुनर है। तो वो हुनर ज़्यादा मुताले से आता है, वो हुनर ज़्यादा तफक्कुर से, यानी ज़्यादा सोचने से। आपने एक शेर को बार बार पढ़ा है और उसके बारे में बार बार सोचा है, बजाय इसके कि उसको मुख्तलिफ खुलासों से आपने, ये आखिरी ऑप्शन है। जब आप समझ नहीं सकते, जब आप तफक्कुर नहीं करते, फिर आखिरी ऑप्शन क्या है कि आप उसको 5-6 मुआविन किताबों में पढ़ें, 5-6 गाइड्स में, की बुक में पढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ तकलीफ में बात यह है कि 5-6 में एक सी तशरीह लिखी होती है, क्योंकि एक दूसरे की नकल मार के लिखते हैं किताबें भी हम। तो अगर वो मुख्तलिफ है तो उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स जो है, पहलू जो है, वो सामने रख कर फिर उसकी तशरीह करें। नहीं तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि एक शेर को बार बार पढ़े, उस पर तफक्कुर करें, उसके कई नुक्ते हर बार खुलेंगे आप पे, हर दफ़ा एक नई जोहत से शेर सामने आएगा। तो वो सारी मुख्तलिफ जोहतें मिला के फिर उसकी तशरीह करें। हाँ, शेर की तशरीह में शेर लिखना मौजू होता है, मुनासिब होता है, उससे एक अच्छा तासुर भी बनता है आपके शेर की तशरीह की, और ज़्यादा वजाहत भी होती है। तो इस पेपर में यही गुजारिशात थी जो इस लायक थी कि आप तक पहुँचाई जाए। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप हमारे राब्ते में रहें और हमसे पूछें, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और आपको हम अपनी मुमकिन हद तक रहनुमाई देते रहेंगे। शुक्रिया।